और बताओ मदन भैया, बड़े दिनों में दिखाई दिए, सब कुछ ठीक है ना? अरे तुम्हारे चेहरे के दीदार के लिए तो आंखें ही तरस गई थी। सच में बहुत दिन बाद मिल रहे हो। आखिर कहाँ व्यस्त थे इतने दिनों? कहीं नहीं मेरे दोस्त, बस घर गृहस्थी में ही थोड़ा व्यस्त चल रहा था। घर से खेत और खेत से घर, बस इसीलिए मैं तुमको ज्यादा मिल नहीं पाया। तुम बताओ दोस्त, तुम कैसे हो? तुम्हारे घर पर सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है दोस्त, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ है। क्या बात है, क्या कोई परेशानी है? हाँ मित्र, क्या बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझ पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ऐसी क्या बात हो गई दोस्त? तुम मुझे बता सकते हो? अगर हो सके तो मैं तुम्हारी कुछ मदद भी कर दूंगा। आखिर बताओ तो कि बात क्या है? सखाराम, मेरी साल भर की मेहनत जलकर बर्बाद हो गई। मैं एकदम बर्बाद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा। मैं क्या करूं? बर्बाद हो गई कहने का मतलब क्या है? मतलब जो मैंने गेहूं की फसल बोई थी, वह अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण उनमें आग लग गई और वह फसल जलकर बर्बाद हो गई। इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। ओहो हो दोस्त, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब तुम क्या करोगे? मदन अपनी घर की परेशानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और वह एक एक बात अपने दोस्त सखाराम को बताता है कि कैसे उसकी फसल जलकर बर्बाद हो गई और कैसे वह एक पल में बर्बाद हो गया। अपने दोस्त मदन की बात सुनकर सखाराम अपने दोस्त मदन की मदद करना चाहता है, लेकिन वह बेचारा भी मजबूर होता है क्योंकि उसके पास ना तो जमीन होती है और ना ही कोई बड़ा बिजनेस। छोटा मोटा काम करके वह भी अपना घर का गुजारा चला रहा होता है, लेकिन वह अपने दोस्त मदन को हिम्मत देता है और कहता है, देखो मदन, ये मुसीबत की घड़ी है और ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्त, तुमने सही कहा। हे प्रभु, मेरी मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। थोड़े ही देर के बाद सखाराम अपने घर की तरफ निकल जाता है और मदन भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मदन जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसको एक रास्ते में जादुई बर्तन मिलता है। मदन उस बर्तन को लेकर घर पहुंचता है। तब उसकी बीबी, अजी ये क्या उठा लाए आप? ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं भगवान, मैं घर पर आ रहा था तो रास्ते में ये बर्तन मुझे पड़ा मिला। सोचा किसी गरीब को होगा, उसको दे दूंगा। यही सोचकर मैं घर उठा लाया। लो, इसे साइड में रख दो। मदन की पत्नी उस बर्तन को लेकर रख देती है। तभी मदन कहता है, देखो, अगर कोई इसे मानते मानते घर आए तो तुम उसे ये दे देना, हो सकता है किसी गरीब का हो। अच्छा ठीक है जी, अगर कोई बोलेगा या किसी का होगा तो मैं उसे ये बर्तन उसको लौटा दूंगी। मदन एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति होता है। वह हमेशा सभी का अच्छा सोचता है और किसी का बुरा चाह कर भी वह नहीं करता। अगर कोई छोटी से छोटी भी चीज किसी की है और वह मदन को मिलती है तो मदन उसे फौरन लौटा देता है। मदन दिल का काफी साफ व्यक्ति होता है। सुनिए जी, मुझे घर की चिंता सता रही है। हमारी फसल जलकर बर्बाद हो गई। अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता की तो बात है पार्वती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हमारे घर का खर्चा आखिरकार किस प्रकार से चलेगा। हमने जो फसल लगाई थी वह भी जलकर बर्बाद हो चुकी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते जी, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। जब तक हमारी अगली फसल नहीं आ जाती तब तक के लिए। हाँ पार्वती, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, पर क्या? मदन और उसकी पत्नी पार्वती घर की परेशानी को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसकी सास यानी कि मदन की माँ बोलती है, मदन बेटा, तू चिंता मत कर,
जिस प्रकार हमें परेशानी आई है उसी प्रकार से परेशानी चली भी जाएगी। बस हमें थोड़ी हिम्मत रखने की जरूरत है। तू चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख, वह जरूर कोई न कोई उपाय बताएंगे जिससे हमारी परेशानी हल हो जाएगी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो बस ऊपर वाले का भरोसा है, वही कोई हमें रास्ता दिखाएगा। मदन की माँ इस कठिन समय में अपने बेटे और बहू को हिम्मत देती है और समझाती है कि हमें परेशानी के समय में डट कर लड़ाई लड़नी चाहिए, इन परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। बेटा अब तू ज्यादा चिंता मत कर, बहू ने खाना बना लिया है। एक काम कर, तू खाना खा ले, उसके बाद हम कल बात करेंगे कि हमें क्या करना है। सावित्री सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी परिवार के सदस्य मिलजुल कर भोजन करते हैं। मदन की माँ और पार्वती सभी भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वह सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और तभी पार्वती मदन से कहती है, अजी आपने कुछ सोचा कि आगे क्या करना है? हाँ पार्वती, सोचा तो है। मैं सोच रहा था क्यों न मैं रसगुल्ले बेचने का काम करूं। तुम तो जानती हो मुझे रसोई में खाना बनाना कितने अच्छे से आता है और मुझसे अच्छी मिठाई तो कोई बना ही नहीं सकता। अजी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रसगुल्ले बनाने का सामान खरीद सकें। हाँ पार्वती, तुमने सही कहा। मदन के रसगुल्ले और मिठाई का नाम बोलते ही उस जादुई बर्तन से रसगुल्ले और तरह तरह की मिठाइयाँ जादुई से प्रकट हो जाती हैं। तभी पार्वती और मदन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। पार्वती, तुमने देखा क्या ये रसगुल्ले और मिठाइयाँ ऐसी जादुई बर्तन से निकली है? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या ये सच है? पार्वती, इसका मतलब ये है कि ये एक जादुई बर्तन है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मदन और पार्वती ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस जादुई बर्तन से बोलते हैं, ये जादुई बर्तन हमें रसगुल्ले और तरह तरह की मिठाइयाँ दो, जिन्हें बेचकर हम अपने घर का खर्चा चला सकें। मदन के इतना बोलते ही वह जादुई बर्तन मदन को रसगुल्ले और तरह तरह की मिठाइयाँ दे देता है। मदन उन रसगुल्लों और मिठाइयों को ले जाकर बाजार में बेचने का काम करता है। जादुई बर्तन से निकले रसगुल्ले और मिठाइयाँ काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं, लोगों को भी खूब पसंद आती हैं। अरे मदन भैया, क्या मिठाई है, क्या रसगुल्ले हैं? अरे ऐसे रसगुल्ले तो मैंने आज तक नहीं खाए है भैया, क्या गजब बनाते हो तुम। देखते ही देखते मदन का काम काफी अच्छा चलने लगता है। मदन अब हर रोज उस जादुई बर्तन से रसगुल्ले और तरह तरह की मिठाइयाँ लेता है और उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगता है। इससे उसके परिवार का खर्चा